हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के कीव दौरे के 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन में हो गया बहुत बड़ा समझौता। दोस्तों बताएंगे किस रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है और क्या समझौता हुआ है। सबसे पहले आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यूक्रेन, उसी चीज पर समझौते को लेकर सबसे बड़ी ये खबर है दोस्तों। तो वही बताएंगे जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा एनकाउंटर, जिसमें एक आतंकवादी तो ढेर हो गया, लेकिन दोस्तों सेना को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं चीन की सेना का अब नया सिद्धांत निकलकर सामने आया है दोस्तों। बड़ा खुलासा हुआ है कि ताकतवर दुश्मनों विरोधियों के खिलाफ अब ये करने पर ध्यान देगी चीन की सेना। बताएंगे दोस्तों भारत के साथ और ज्यादा अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो वहीं इसी बीच अमेरिका भारत को देने जा रहा है ये ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश। बताएंगे ऐसा क्या चीज दे रहा है अमेरिका भारत को दोस्तों। तो वहीं मोदी सरकार का पेंशन को लेकर सबसे बड़ा फैसला, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के कीव दौरे के 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन में हो गया बड़ा समझौता। रॉयटर्स की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा बता दे, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि दोनों देशों में बड़ा समझौता होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात की ओर से किया गया है। इसके बाद माना यह जा रहा है कि शांति वार्ता के लिए रूस और यूक्रेन को बातचीत की मेज पर आने की भूमिका भी इस समझौते के बाद तैयार हो सकती है। फिलहाल ताजा समझौता यूएई की मध्यस्थता में हुआ है। इस समझौते के बाद रूस और यूक्रेन आज 115 कैदियों की अदला बदली करने के लिए तैयार है। यूएई के एक अधिकारी ने कहा कि इस महीने यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर हमला करने के बाद से कैदियों की पहली ऐसी अदला बदली है। अमीराती अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, क्योंकि विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं था। हालांकि इस समझौते को लेकर रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यूक्रेन और रशिया से युद्ध में बातचीत के जरिए शांति की अपील की है। इससे दोनों पक्ष अब लगभग सहमत दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी की इस अपील का असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर और सेना का जवान हुआ घायल। जी हां, जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई। इसमें एक आतंकवादी मारा गया और सेना का एक जवान भी घायल हो गया। चिनार कॉर्प्स की ओर से शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि वाटर गांव में आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। हमारे सतर्क सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके को तुरंत घेर लिया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई। बाद में तलाशी के दौरान हथियार, गोला बारूद के साथ आतंकवादी का शव बरामद किया गया। आतंकवादी की पहचान की जा रही है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जवान भी घायल हो गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल में लेकर जाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह अभियान समाप्त हो चुका है। ऐसे में दोस्तों घायल हुए से जवान को गेट वेल सून कहना मत भूलेगा। तो वहीं बता दें चीन की सेना का एक नया सिद्धांत का हुआ है बड़ा खुलासा। ताकतवर दुश्मनों विरोधियों के खिलाफ युद्ध जीतने पर दे ध्यान। आपको बता दें चीन ने बीते कई वर्षों में स्थानीय स्तर पर संघर्षों को बढ़ावा देने के बाद अब नए सिद्धांत पर काम शुरू कर दिया है। यह सिद्धांत है ताकतवर दुश्मनों और विरोधियों के खिलाफ युद्ध जीतना। चीन के एक शीर्ष रक्षा अधिकारी ने कहा कि स्थानीय युद्ध जीतने के अपने दशकों पुराने सिद्धांत से हटकर चीनी सेना अब मजबूत दुश्मनों के खिलाफ युद्ध जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चीन को अमेरिका समेत कई अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य मियाओ हुआ ने कहा कि नई यात्रा में हमें ताकतवर दुश्मनों और विरोधियों को हराने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों चाइना ख्वाब देख रहा है कि वो भारत को भी हरा देगा। बहरहाल एक तरफ चाइना सपने देख रहा है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत को देने जा रहा है ये ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, समुद्र में बढ़ेगी इंडिया की ताकत। दोस्तों चीनी नौसेना हिंद महासागर में बंदरगाहों तक पहुंच बनाकर मलक्का जलडमरू मध्य की भौगोलिक अड़चन को दूर करने की दिशा में काम कर रही है, जबकि भारतीय नौसेना अमेरिका से एंटी सब सोनोबॉय प्राप्त करके अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों वहीं ये भी आपको बता दें चीन को टक्कर देने के लिए भारत कर रहा है अपनी तैयारी। भारत ने अफ्रीका से यूरोप तक बढ़ाई है डिफेंस पावर। 10 देशों में की है अटैचे की शुरुआत। दोस्तों भारत ने चीन को टक्कर देने के लिए अफ्रीका से यूरोप तक अपनी डिफेंस पावर का विस्तार किया है। इसी के तहत पोलैंड सहित 10 देशों में भारत ने अपने डिफेंस विंग की शुरुआत की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पोलैंड पहुंचे तो वहां उनका स्वागत करने वालों में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर सतीश त्रिवेदी भी शामिल थे। ब्रिगेडियर
त्रिवेदी ने हाल ही में पोलैंड में डिफेंस अताशे के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। ये भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि कई सालों बाद पोलैंड में भारत की डिफेंस विंग की फिर से शुरुआत हुई है। भारत ने हाल के महीनों में 10 नए देशों में डिफेंस विंग स्थापित की है, जहां डिफेंस अताशे तैनात किए गए हैं। इन देशों में अफ्रीका के कई देश शामिल हैं, जैसे अल्जीरिया, जिबूती, आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, इथियोपिया, तंजानिया और अन्य देश जैसे स्पेन, आर्मीनिया और पोलैंड शामिल है। इन देशों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, ऐसे में एक तरफ चाइना सपने देख रहा है और नए नए सिद्धांतों को बुन रहा है कि वो ताकतवर दुश्मनों को हरा देगा, तो वहीं दूसरी ओर अपना भारत लगातार डिफेंस पावर बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को हराना चाइना के लिए सिर्फ सपने में ही पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं, तो दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, श्रीलंका ने फिर एक बार 11 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जयशंकर जी को लिख दिया पत्र। जी हां, श्रीलंका बार बार भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी कर रहा है। इस बार दोबारा श्रीलंकाई नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 11 और भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस वर्ष गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की कुल संख्या 333 हो गई है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह बात कही गई है। इस घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री जयशंकर जी को पत्र लिखा है। उन्होंने श्रीलंका की ओर से बार बार की जाने वाली इस कार्रवाई को चिंताजनक बताया है। श्रीलंकाई नौसेना ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शुक्रवार को उत्तरी प्रांत जाफना के पॉइंट पेट्रो तट के पास 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी मछली पकड़ने वाली नाव जब्त कर ली गई। इसमें कहा गया है कि पकड़े गए लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए कांग के संथुराई मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर लाया गया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके साथ ही इस वर्ष श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की संख्या 333 हो गई है, जिनको इसने इस साल गिरफ्तार किया है, तथा उनके जब्त किए गए जहाजों की संख्या 45 हो चुकी है। दोस्तों, वैसे में स्टालिन ने पत्र में मछुआरों का दर्द बयां करते हुए जयशंकर जी को पत्र लिखा है। दोस्तों, स्टालिन ने कहा कि मैंने बार बार इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक आवृत्ति पर हो रही हैं। अकेले 2024 में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 324 मछुआरों और 44 नौकाओं को पकड़ा गया था। तमिलनाडु में मछुआरों को बार बार की गई गिरफ्तारियों के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके निर्वाह के साधन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, ये लेटर लिखा गया है जयशंकर जी को। अब देखना ये होगा दोस्तों, हर बार भारत ने श्रीलंका को एक नई सीख दी है कि वो मछुआरों को लेकर के कोई नया कानून लाए, कोई नया व्यवस्था लागू करे, उनको पकड़ा ना जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन बार बार दोस्तों श्रीलंका मानने को तैयार नहीं। हर बार उसकी नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ करके गिरफ्तार कर लेते। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की राह पर चला बांग्लादेश, विश्व बैंक से मांगी $1 बिलियन की सहायता। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विश्व बैंक से बजटीय सहायता के रूप में $1 बिलियन की मांग की है। यह अनुरोध ढाका में बुधवार को हुए एक बैठक में किया गया, जिसमें बांग्लादेश और भूटान के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अब्दुल्लाह शेख और बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान शामिल थे। बांग्लादेश सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि मंत्रालय पर बिजली और ऊर्जा के आयात की लागत के रूप में $2 बिलियन से अधिक का बकाया है। फौजुल कबीर खान ने बैठक के दौरान बताया है कि अंतरिम सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए $2 बिलियन के ऋण का निपटान करना है, जो बिजली क्षेत्र में जमा हो गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बहुआलोचित बिजली और ऊर्जा आपूर्ति अधिनियम 2010 के तहत गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। अब ऐसे में वाकई में पाकिस्तान के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का खजाना खत्म हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के सामने अब हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बता दें, कंगाल पाकिस्तान अब छापेगा प्लास्टिक के नोट, कागज के नोटों का भी बदलेगा डिजाइन, केंद्रीय बैंक ने बताया प्लान। जी हाँ, पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक इस वर्ष के अंत में प्रयोग करते हुए एक नए पॉलीमर प्लास्टिक मुद्रा बैंक नोट लाएगा। केंद्रीय बैंक इसके साथ ही बेहतर सुरक्षा और होलोग्राम सुविधाओं के लिए भी सभी मौजूदा बैंक नोटों को फिर से डिजाइन करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने इस्लामाबाद में बैंकिंग और वित्त पर सीनेट समिति को बताया कि इस साल दिसंबर तक सभी मौजूदा कागजी मुद्रा नोटों को नई सुरक्षा विशेषताओं के साथ फिर से डिजाइन किया जा रहा है। अहमद ने कहा है कि 10, 50, 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के मूल्य वर्ग में नए डिजाइन वाले बैंक नोट दिसंबर में जारी किए जाएंगे। एक सूत्र ने कहा कि पुराने नोट 5 साल तक प्रचलन में रहेंगे और केंद्रीय बैंक उन्हें बाजार से हटा लेगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमित शाह जी ने कहा है मार्च 2026 तक देश को नक्सली हिंसा से मुक्त करा देंगे। जी हाँ, कहा अंतिम प्रहार करने का समय आ चुका है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को कहा कि नक्सलियों से लड़ाई आखिरी चरण में है और यदि वे अपना
रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार करना ही होगा और हम देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त करा लेंगे। ये बात उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ रूथलेस यानी निर्मम रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक्त आ चुका है। हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 40 सालों में करीब 17,000 लोगों की जानें गई हैं जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी। इस समस्या का चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर इलेक्शन से जुड़ी खबर, बिना किसी सीट पर लड़े कांग्रेस एनसी को पीडीपी का समर्थन, लेकिन माननी होगी महबूबा मुफ्ती की। ये बात बता दें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनके एजेंडे और घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं तो उनकी पार्टी बिना किसी सीट पर लड़े उन्हें पूरा समर्थन देगी। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कहा कि सीटों के लिए लड़ना पीडीपी का लक्ष्य नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का समाधान करना है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं तो पीडीपी गठबंधन का साथ देगी। महबूबा ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद पीडीपी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 370 और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वहीं विपक्ष की पार्टियां लगातार बीजेपी को किसी भी तरह हराने में लगी हुई है। दोस्तों, पूरी कोशिश करती जा रही है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मात दे पाएंगी गठबंधन करने के बावजूद भी? बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है? तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी का यूक्रेन रवाना होते ही हरकत में आ गया। अमेरिका कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, जेलेंस्की हुआ खुश। जी हां, अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूक्रेन यात्रा खत्म होते ही सबसे बड़ा ऐलान किया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता की घोषणा की है। यह घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन कॉल के बाद किया गया है। पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि नवीनतम सहायता पैकेज $125 मिलियन का होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस पैकेज में यूक्रेनी सेना के लिए एयर डिफेंस हथियार, गोला बारूद और एंटी आर्मर मिसाइलें शामिल होंगी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा कि रूस इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा, यूक्रेन के स्वतंत्र लोग जीतेंगे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, दुनिया की एकमात्र ऐसी मिलिट्री है पाकिस्तानी मिलिट्री जिसका बिजनेस देश ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है और ये बीमा से लेकर बिजली तक बेचती है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीति, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा के सभी प्रमुख क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की दखलंदाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी जानकारी नहीं होगी कि पाकिस्तान की सेना वहां के दूसरे सबसे बड़े व्यावसायिक समूह का संचालन भी करती है और उस समूह का नाम है फौजी फाउंडेशन। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार फौजी फाउंडेशन का व्यापार विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है जिसमें खाद्य पदार्थों से लेकर बिजली तक शामिल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के नागरिकों के जीवन के लगभग हर पहलू में सेना की उपस्थिति है। फौजी फाउंडेशन के तहत कई प्रकार की कंपनियां और संस्थान कार्यरत हैं जो विभिन्न उद्योगों में सेवाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार पाकिस्तान की सेना की आर्थिक गतिविधियां भी वहां की सामान्य जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, सद्दाम की तरह शेख हसीना को फांसी पर लटकाने की तैयारी बांग्लादेश में आखिर होने क्या वाला है? बता दें, बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की ही सरकार चल रही है तो उनके ही रोल मॉडल अब वहां राज जरूर करेंगे। जाकिर नाइक भी उनमें से एक है जिसकी कट्टरपंथी सोच से प्रेरित बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार अब शेख हसीना के पीछे पड़ गई है। क्या अब बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी सद्दाम हुसैन जैसा सलूक होगा? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाएगी? क्या सद्दाम हुसैन की तरह शेख हसीना को भी मौत की सजा सुना दी जाएगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं। असल में ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, क्योंकि जिस तरह रोजाना बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या समेत संगीन अपराधों के केस दर्ज हो रहे हैं, दोस्तों वो इसी तरफ इशारा करते हैं। पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ 49 FIR दर्ज हुई हैं। अकेले गुरुवार को ही शेख हसीना पर 7 केस दर्ज हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये सारे सवाल के जवाब में अगर हाँ भी कहें दोस्तों तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, तो वही बता दें, बांग्लादेश के पहले हिंदू चीफ जस्टिस का छल का दर्द कहा शेख हसीना ने मुझे देश छोड़ने को मजबूर किया। जी हाँ, बांग्लादेश के पहले हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 7 साल पहले एक मुखिया न्यायाधीश के रूप में देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि अगर सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है तो वो बांग्लादेश लौटने और ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि उनके खिलाफ दायर सभी मामले पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। जस्टिस सिन्हा के खिलाफ बांग्लादेश में कोई मामले कईयों की संख्या में दर्ज हैं, जिसके बाद से वह स्वयं निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों वही बता दें, भारत के बॉयकॉट का असर बिल्कुल भी नहीं दिखा
दिखाई दे रहा है दोस्तों। मालदीव पहुंचे हैं रिकॉर्ड पर्यटक, आखिर कितना पहुंच गया आंकड़ा आपको बता दे। ये बात सच है दोस्तों कि जब तक घाव ताजा रहता है तब तक ही उसी चीज पर ध्यान रहती है, जैसे ही घाव भर जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, उस जगह से ध्यान भी हट जाता है। ठीक दोस्तों, कुछ भारतीय ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालदीव पर भारतीयों के बॉयकॉट का कोई बहुत बड़ा असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है। इस द्वीपीय देश में पर्यटकों की आवाजाही पहले के जैसे ही जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक 1.3 मिलियन से अधिक पर्यटक मालदीव आ चुके हैं। पर्यटन मंत्रालय ने खुलासा किया है कि सोमवार तक 13,04,235 पर्यटक मालदीव आए हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये संख्या 1.2 मिलियन थी दोस्तों। तो वहीं बता दें, कर्ज लेने के लिए IMF के चक्कर काट रहा पाकिस्तान चला बांग्लादेश की मदद करने। क्या है इसका इरादा? दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हाल ही में आई बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों से निपटने के लिए मदद की पेशकश की है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को संबोधित प्रधानमंत्री शरीफ का पत्र ढाका के नए नेतृत्व के साथ पाकिस्तानी सरकार की पहली आधिकारिक बातचीत है। पाकिस्तान बांग्लादेश को ऐसे समय में मदद की पेशकश कर रहा है जब वो खुद आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन पाने की उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अच्छी प्रगति कर रहा है और उसे सितंबर में $7 अरब के नए ऋण कार्यक्रम के लिए बोर्ड की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों वही बता दें, जब कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी तो अटकी SPG कमांडोज की सांसें 7 घंटे तक बने रहे ढाल, हर खतरे को कर दिया नाकाम। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन का शुक्रवार को 7 घंटे का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में भारत विरोधी भावनाओं को देखते हुए विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के कमांडो ने सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों वही बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स को सीरिया में बहुत बड़ी सफलता लगी हाथ। हुर्रास अल दीन कमांडर अबू अब्द को कर दिया जमीन दोज, कर दिया ढेर। जी हाँ, US सेंट्रल कमांड फोर्स यानी सेंटकॉम ने हुर्रास अल दीन के सीनियर कमांडर अबू अब्द अल रहमान अल मक्की को एक हमले में मार दिया है। शनिवार तड़के कमांडर की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। सीरिया के इदलीब में टारगेट बनाकर किए गए एक हमले में अल मक्की को मारा गया है। मक्की का गुट हुर्रास अल दीन अल कायदा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा कि अबू अब्द अल रहमान अल मक्की शुरा काउंसिल का सदस्य है और सीरिया से आतंकवादी अभियानों की देखरेख के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन हुर्रास का वरिष्ठ कमांडर था। तो दोस्तों वही बता दें, TMC ज्वाइन करो नहीं तो फेल कर देंगे। दोस्तों कोलकाता में एक और मच गया बवाल, चौतरफा घिरी ममता बनर्जी की पार्टी। जी हाँ, आरजी कर मामले को लेकर ममता सरकार पहले ही इस कटघरे में खड़े हैं। अब कोलकाता के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज में ममता बनर्जी की पार्टी TMC पर संगीन आरोप लगे हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक छात्रा ने दावा किया है कि उसे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी TMC को ज्वाइन करने के लिए दबदबा बनाया गया है। छात्रा ने अपने आरोपों के घेरे में 4 प्रोफेसर और कॉलेज के डीन को भी लिया है। छात्रा ने आगे आरोप लगाया है कि डीन ने खुद चारों प्रोफेसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की। छात्रा की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के डीन को हटा दिया गया है। तो दोस्तों वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये TMC के गुंडे कब शांत होंगे। तो वहीं बता दें, राज ठाकरे का सबसे बड़ा आरोप, महाराष्ट्र में शरद पवार ने जाति भेद और तोड़फोड़ की राजनीति कर दी शुरू। दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर स्कूल की घटना को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। NSP प्रमुख शरद पवार बदलापुर मामले को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने NCP प्रमुख शरद पवार पर हमला बोलते हुए बहुत बड़ा आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में NCP प्रमुख शरद पवार ने ही की है। नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में जाति भेद की शुरुआत शरद पवार ने की है। इसके साथ ही उन्होंने बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुए कथित रेप मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसको लेकर जल्द ही सख्त कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों वही बता दें, JDU बिहार का साइज घटाने से 185 नेता पैदल। चुनाव से पहले नीतीश ने अचानक क्यों बिछाई नई बिसात, बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 नतीजे आने के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड के अचानक बड़ा फेरबदल करके नीतीश कुमार ने सियासी तौर पर अपने नए पराये सबको चौंका दिया है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी प्रदेश कमेटी में बड़ा बदलाव करते हुए नई और पहले के मुकाबले छोटी टीम का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों वही बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी आज राजस्थान व महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। 11 लाख नई लखपति दीदी को करेंगे सम्मानित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त यानी आज को महाराष्ट्र के जलगांव और राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 11:15 मिनट पर प्रधानमंत्री लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाम लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जलगांव जाएंगे। वो उन 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और सम्मानित करेंगे जो हाल ही में NDA सरकार के तीसरे कार्य
कार्यकाल के दौरान लखपति बनी है प्रधानमंत्री, देश भर की लखपति। डीडीओ से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री। 2500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा। वो 5000 करोड़ रुपए का ब्रेक ऋण भी वितरित करेंगे जिससे 2,35,000 स्वयं सहायता समूहों के 25,80,000 सदस्यों को लाभ होगा। तो दोस्तों मैं बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र की मंजूरी, 10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो हर महीने मिलेंगे 10,000। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, इतने दिनों में जरूर बैंक अकाउंट से लेन देन कर ले वरना बंद हो जाएगा खाता। दोस्तों आज के समय में हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, सभी के लिए बैंक में अकाउंट होने की वजह लगभग अलग अलग है। सभी अलग अलग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते का यूज कर रहे हैं। कोई बचत के लिहाज से तो कोई व्यापार संबंधित लेन देन के लिए बैंक खाते को अपनाते हैं। इसके अलावा FD, RD समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, अगर आप लेन देन नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, बंद हो सकता है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक खाते से लेन देन करना जरूरी है। अगर कोई नहीं करता है तो उसके अकाउंट डीएक्टिवेट किया जा सकता है। अगर बैंक अकाउंट यूजर है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको 750 दिनों तक, यानी कि अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो 730 दिनों यानी 2 साल के अंदर लेन देन करना होगा। अगर 2 साल से ज्यादा हो जाए और किसी तरह का लेन देन आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दोस्तों तो वही बता दें, ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।